नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं दिशा पब्लिकेशन के YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और गाइस, जैसा कि मैं आपको डेली वीडियोस में बता रहा हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसे डिस्कस कर पाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब FSDC। ठीक है, तो आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। One of its function is to strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining financial stability, enhancing inter-regulatory coordination and promoting financial sector development। तो FSDC का ये एक फंक्शन जरूर है कि कहीं ना कहीं इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को इनहांस करता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करने की ये बात करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। It is chaired by RBI governor and its members include the heads of financial sector regulators। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत होगा। FSDC के चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, RBI गवर्नर नहीं होता। It was constituted by an executive order of the Union Government in 2010 as per the recommendation of Raghuram Rajan Committee on Financial Sector Reforms। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से FSDC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ रघुराम राजन, जो कि एक्स RBI गवर्नर भी हैं, उनके रिकमेंडेशन में। सो सही जवाब होगा इसका सी, यानी कि 1 and 3। ठीक है, इट इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज क्रिएटेड इन 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended World War I। It won the Nobel Peace Prize on its 100th anniversary in 2019। It publishes Global Wage Report। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अंतरराष्ट्रीय ये एक संस्था है और ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करती है। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की काफी चर्चा हुई थी और उसी दौरान ILO को क्रिएट किया गया था। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। इसे अपनी 100th एनिवर्सरी में नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, इसे नोबेल पीस प्राइज पहले ही मिल गया था। ठीक है, 1969 में, यानी कि 50th एनिवर्सरी में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, which of the statement about trade deficit are true? A trade deficit occurs when a country's imports exceed its export during a given time period। देखो, ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट रिप्रेजेंट्स एन आउटफ्लो ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डेफिसिट है, इसका मतलब आपकी डोमेस्टिक करेंसी बाहर गई है। अगर डेफिसिट नहीं है, सरप्लस है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी आपके पास है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। इंडिया विटनेस्ड अ कंसिस्टेंट राइज इन द ट्रेड डेफिसिट फ्रॉम लास्ट डिकेड। ये गलत है। ठीक है, लास्ट डिकेड में इंडिया ने कंसिस्टेंटली ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी विटनेस की है। नहीं, कंसिस्टेंटली बोलना गलत होगा। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो RBI का जो डेटा है। ठीक है, ये आप अगर देखोगे यहां बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर यहाँ पे गिरावट है, फिर यहाँ पे बढ़ोतरी है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज A, दैट इज 1 and 2। Trade deficits are not always harmful because they can result from beneficial foreign investment and alleviate temporary shortages। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि इनमें से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों, चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव D होगा। ठीक है भाई, कैपिटल चाहिए आपको, लेबर चाहिए आपको, लैंड चाहिए आपको और एंटरप्रेन्योरशिप तो चाहिए। तो चारों की मदद चाहिए होती है अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फ्रेम्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज एंड फिक्सेस रेट्स फॉर इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज। तो दोस्तों, UPU जो है वो इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज के लिए रूल्स फ्रेम करता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज के लिए रेट फिक्स करता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है,
तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि एक बार इंटरनेट में जाके यूएन की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनकी लिस्ट निकाल के गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल कनाडा, ये गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 1 and 2। यूपीयू का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड बर्न में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। China is the largest contributor to the bank, whereas India is the second largest contributor. It is headquartered in Shanghai and began its operation in January 2016. 14 of the G20 nations are AIIB members, including France, Germany, Japan and UK. तो AIIB का हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन होती है। शंघाई नहीं है गाइस, बीजिंग में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और रही बात थर्ड स्टेटमेंट की, तो जापान इसका हिस्सा नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल बैंकिंग। Universal banking is a system in which banks provide a wide variety of financial services, including commercial and investment services. Universal banking was conceptualized in India after the recommendation of S.H. Khan Committee. They are exempted from the CRR and SLR requirements of the RBI. तो guys, यूनिवर्सल बैंक या फिर यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम, क्या वो RBI की CRR और SLR रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड है? बिल्कुल नहीं। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही जवाब इसका बी होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग यानी कि वो सिस्टम जिसमें बैंक्स जो है वो कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिनमें की इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, कमर्शियल सर्विसेज सब आते हैं, ठीक है। और हमारी जो नरसिम्हन कमेटी थी 1998 की, उसने यूनिवर्सल बैंकिंग के कंसेप्ट को लेके इंट्रोडक्टरी रिमार्क भी दिया। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज अ सिचुएशन व्हेन। तो आपने सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंडिया ने भी फेस किया था 90s में, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी कि वो सिचुएशन जब आप अपने फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स में से अपना नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि आपका जो फॉरेन का उधार है उसको चुकाने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, अ नेशन इज अनेबल टू पे अ नेगेटिव बीओपी बाय इट्स फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। आउटकम ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द इकोनॉमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 स्टेटमेंट्स हैं। High public debt is always bad for an economy. Only a nation that has a positive trade balance can become a developed country. Inflation can never be good for a growing economy. तीनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे गलत। इन्फ्लेशन हमेशा खराब नहीं होता, उसी तरीके से हाई पब्लिक डेट हमेशा खराब नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री वही बनेगा जिसका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है। अमेरिका का भी ट्रेड बैलेंस नेगेटिव होता है, लेकिन उसके बाद भी वो डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। हाई पब्लिक डेट प्रॉब्लम हर बार नहीं होती, खास करके तब प्रॉब्लम नहीं होती जब वो जो डेट है वो यूज किया जा रहा हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म फायदा आपको होगा, तो उस केस में पब्लिक डेट प्रॉब्लम नहीं है। और उसी तरीके से जो इन्फ्लेशन है उसकी जरूरत होती है फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो, बिकॉज इन्फ्लेशन सजेस्ट करता है दैट द डिमांड फॉर गुड्स हैज आउटस्ट्रिप्ड द सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर टू द फ्री एडजस्टमेंट्स इन द करेंसी एक्सचेंज रेट इन द फॉरेक्स मार्केट? फ्रीक्वेंट स्टेरिलाइजेशन बाय द सेंट्रल बैंक, एक्सपोर्टिंग अ कमोडिटी दैट इज ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ अ नेशन। तो दोस्तों फ्रीक्वेंट स्टेरिलाइजेशन जो है वो जरूर एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, लेकिन एक ऐसी कमोडिटी एक्सपोर्ट करना जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज की हो, वो एक बैरियर की तरह एक्ट नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए।
ठीक है, so sterilization involves infusion and extraction of liquidity in the market by the central bank to control the total money supply. ठीक है, तो ये जो है फ्री एडजस्टमेंट को ब्लॉक करता है और ये बैरियर की तरह एक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं गाइस कि आज के वीडियो में इन एमसीक्यूज से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। Stay tuned for the next MCQs, for the next video. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस YouTube चैनल को जिसका नाम है दिशा पब्लिकेशन, और लाइक फटाक से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और MCQs के साथ। धन्यवाद, बाय गाइस।